नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि असम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग आज। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में संपन्न होंगे चुनाव। भारी सुरक्षा व्यवस्था। बता दें कि 27 मार्च से शुरू हुए विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण के मतदान होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी मंगलवार वोटिंग होगी। इन तीन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में एक चरण में सभी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। वहीं असम में आज तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पर आज के बाद 5 चरणों की वोटिंग और होगी। बंगाल में अभी 10, 17, 22 और 29 अप्रैल को भी वोटिंग की जाएगी। इन पांचों राज्यों के नतीजे एक साथ 2 मई को जारी होंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें बता दें कि महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लग गया रात्रि कर्फ्यू। जरूरी सुविधाओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अब रात्रि कर्फ्यू लगाया है। सरकार के आदेशानुसार यह कर्फ्यू आज रात 8 बजे से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक रहेगा। ऐसे में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी शॉप्स, मॉल, सिनेमाघर और मनोरंजन के साधन बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में कर्फ्यू या लॉकडाउन लगे या नहीं, इसे लेकर बीते रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई थी। जहां यह फैसला लिया गया कि रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि अब केवल जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी जाएगी। इस दौरान रेस्टोरेंट से केवल पैकेट मंगाने या डिलीवरी की सुविधा ही उपलब्ध होगी। लोगों को होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पार्क, बीच, गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरे खुले स्थानों पर शनिवार और रविवार के दिन घूमने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वही एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि आज से रात्रि कर्फ्यू लग रहा है। इसकी वजह से राज्य में मॉल, सिनेमाघर और मनोरंजन के साधन बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अकेले इसी राज्य में देश के 61% सक्रिय कोरोना मरीज हैं। तो अगली बड़ी खबर में बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी को चिट्ठी। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए खत्म की जाए उम्र की सीमा। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तों में छूट दी जाए ताकि ज्यादा सेंटर खोला जा सके। साथ ही वैक्सीन लेने के लिए 45 साल से ज्यादा उम्र होने की जो बाध्यता है उसे खत्म कर दिया जाए, जिससे हर उम्र के लोगों को टीका लगाया जा सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने से नई चुनौती हमारे सामने है। ऐसे में हमें टीकाकरण अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हमने प्रधानमंत्री से टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तों में छूट और टीकाकरण की उम्र सीमा बाध्यता हटाने की मांग की है। अगर नए सेंटर खोलने के नियमों को आसान किया जाता है और सभी को टीका लगाने की इजाजत दी जाती है तो दिल्ली सरकार सभी दिल्ली वासियों को 3 महीने के अंदर टीका लगा सकती है। देश में कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसमें 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। मार्च के बाद जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद यह मांग लगातार उठ रही है कि सभी उम्र के लोगों को जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन दी जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए केंद्र सरकार आयु सीमा हटाकर सभी के वैक्सीनेशन की अनुमति दे। अगली बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जिसमें बता दें कि ममता बनर्जी की ललकार। आज एक पैर पर बंगाल जीतूंगी, कल दोनों पैर पर दिल्ली। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के चुनाव के बाद मंगलवार को तीसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। अभी तक कुल 60 सीटों पर हो चुके मतदान के बाद तीसरे चरण में 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चुनाव में नंदीग्राम सहित कई इलाकों में हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने बाकी बचे चरणों को लेकर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बीच मतदान से एक दिन पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता
पार्टी पर तीखा हमला बोला है। हुगली के देवबंदपुर में आयोजित एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा वालों, क्या आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय उम्मीदवार नहीं खोज सकते? उनके पास अपना कोई स्थानीय उम्मीदवार ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए या तो टीएमसी से लोग उधार लिए हैं या फिर सीपीएम से। वो लोग पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं। जो लोग ठीक से सोनार बांग्ला नहीं बोल सकते वो बंगाल पर शासन क्या करेंगे? मैं आज एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और कल दोनों पैर पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। पश्चिम बंगाल में लंबे चुनाव को लेकर भी ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव को 8 चरणों में बांटने की क्या जरूरत थी। भाजपा मंडल के कहने पर चुनाव को लंबा खींचा गया है। कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को देखते हुए क्या चुनाव आयोग को बंगाल में थोड़े समय में चुनाव नहीं कराना चाहिए था? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरण के चुनाव होने के बाद अब 6 चरणों का चुनाव बचा है। इनमें तीसरे चरण के तहत 6 अप्रैल, चौथे चरण के तहत 10 अप्रैल, 5वें चरण के तहत 17 अप्रैल और 6वें चरण के तहत 22 अप्रैल, 7वें चरण के तहत 26 अप्रैल और 8वें चरण के तहत 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में सोनिया गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बता दें कि उन्होंने कहा कि केरल के लोग विभाजनकारी ताकतों को हराएं और अधिनायकवादी नेताओं को खारिज करें। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को केरल के लोगों से राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ को पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही आह्वान किया कि वो समाज को बांट रही ताकतों को पराजित करे और अधिनायकवादी नेताओं को खारिज करे। केरल में सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। मुख्य मुकाबला और यूडीएफ और सत्तारूढ़ एलडीएफ के बीच माना जा रहा है। सोनिया ने एक बयान में कहा कि मुझे विश्वास है कि 6 अप्रैल को आप लोग उन ताकतों को खारिज करेंगे जो हमारे समाज का ध्रुवीकरण करने और बांटने के अलावा कुछ नहीं जानती। मुझे भरोसा है कि आप अधिनायकवादी और तानाशाही नेतृत्व को खारिज करेंगे और एक बार फिर से कांग्रेस एवं यूडीएफ में विश्वास व्यक्त करेंगे। उन्होंने केरल की जनता का आह्वान किया, केरल में यूडीएफ को वोट देकर आप कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस ही उन विभाजनकारी ताकतों का मुकाबला कर सकती है जो भारत को नष्ट कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर यूडीएफ चुनाव जीतता है तो केरल में न्याय योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर गरीब परिवार को प्रति आय निश्चित राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूडीएफ को वोट देने से केरल एक बार फिर से विकास के रास्ते पर लौटेगा और अपनी अनोखी प्राकृतिक धरोहर को संजो कर रखेगा तथा ऐसा विकास होगा जो भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं को निमंत्रण नहीं देगा। तो दोस्तों, सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कई बातें कही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि कंगना रनौत ने कर दिया कुछ ऐसा जिसको देख बौखलाए लोगों ने कर दिया ट्रोल। जानिए क्या है मामला। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जो अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में बनी रहती है, वो यूजर्स के जबरदस्त निशाने पर हैं। यूजर्स जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कंगना रनौत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कंगना बिना मास्क के नजर आ रही हैं। ये वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने उन्हें मास्क न पहनने के लिए जमकर ट्रोल कर रहे हैं। मास्क के बिना कंगना रनौत को देखकर एक यूजर ने कहा कि आपका मास्क कहां है मैडम, आप हमेशा दूसरों को ज्ञान देती रहती हैं। वहीं अन्य यूजर अपने अपने अंदाज में कंगना रनौत को ट्रोल करते हुए पूछ रहे हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना। एक यूजर ने लिखा, ये अकेली ऐसी ओवर स्मार्टनेस की दुकान है जिन्हें अब कभी मास्क पहने नहीं देखा। कुछ लोगों ने गुस्से में कहा कि मास्क न पहनने के लिए इनसे फाइन भरवाना चाहिए। गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, गोविंदा, भूमि पेडनेकर, विकी कौशल समेत कई एक्टर और एक्ट्रेस कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, संजय लीला भंसाली, नीतू कपूर, वरुण धवन भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सेलिब्रिटीज की लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग होती है, इसलिए लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो नियमों का पालन करेंगे और एहतियात बरतेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। कंगना का इस वीडियो में मास्क न पहनना लोगों को बहुत खल रहा है। यही कारण है कि लोग अपना गुस्सा कंगना रनौत पर उतार रहे हैं। तो कंगना रनौत के इस तरह बेबाक बिना मास्क के घूमने के ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि 30 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया शिरडी का साईं मंदिर। सिद्धि विनायक भी अगले आदेश तक बंद।
बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए श्री साई बाबा ट्रस्ट ने आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र के शिरडी में साई बाबा मंदिर को बंद करने का फैसला लिया है। मंदिर 30 अप्रैल 2021 तक मंदिर बंद रहेगा। इसके अलावा मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मंदिर के अधिकारियों ने आज शाम 8 बजे से मंदिर को बंद करने का फैसला किया। शिरडी के साई बाबा मंदिर सोमवार देर शाम 8 बजे से बंद कर दिया गया है। बाबा का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर फिलहाल 30 अप्रैल तक बंद रहेगा। इस दौरान मंदिर के अन्य सभी आयोजन पहले की तरह चलते रहेंगे। हालिया फैसले के तहत यहां रोजाना 4 बार होने वाली आरती और पूजा पाठ समेत सभी रीति रिवाजों का पालन मंदिर से संबंध पंडितों के जरिए किया जाएगा। वहीं इस मंदिर के साथ ही यहाँ का प्रसादालय और भक्त निवास भी बंद करने की बात कही गई है। समाचार एजेंसी INI के मुताबिक मुंबई की सिद्धि विनायक मंदिर को आज रात 8 बजे से दर्शन के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। नियमित आरती और पूजा की जाएगी और वेबकास्ट किया जाएगा, यानी लाइव प्रसारण किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुंबई में सोमवार को 9,857 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 21 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसमें रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही शाम के समय एक साथ 5 लोगों को खड़े होने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा वीकेंड पर लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। व्यापारी वर्ग लॉकडाउन के फैसले के विरोध में उतर आया है। तो दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम कितना उचित है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें बता दें कि ड्रग्स केस में गिरफ्तार एक्टर एजाज खान को हुआ कोरोना वायरस। एनसीबी के अधिकारियों पर मंडराया संक्रमण का खतरा। बता दें कि बॉलीवुड ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेता एजाज खान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस बात की सूचना सोमवार को दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में एक्टर एजाज खान को मुंबई में ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एजाज खान को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। एजाज खान के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इस जांच में शामिल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच में शामिल एनसीबी के अधिकारियों को भी कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एजाज खान की हिरासत आज सोमवार को खत्म हो रही थी और कोर्ट में आज उनकी पेशी थी। इसी बीच उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोर्ट में एजाज खान को अब किसी और दिन पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल जांच में लाते वक्त मीडिया से बात करते हुए एजाज खान ने दावा किया कि उनके घर में सिर्फ 4 नींद की गोली मिली थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी का गर्भपात हो गया था और इसलिए वो डिप्रेशन से उबरने के लिए इस नींद की गोली का सेवन कर रही थी। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब एजाज खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले भी साल 2018 में नवी मुंबई पुलिस ने ड्रग्स मामले में एजाज खान को गिरफ्तार किया था। उस वक्त एजाज खान के पास लगभग 1 लाख रुपए और एमडी ड्रग्स जब्त किया गया था। एक्टर एजाज खान बिग बॉस 7 में कंटेस्टेंट रह चुके हैं। तो अगली बड़ी खबर बंगाल से आ रही है जिसमें बता दें कि टीएमसी के समर्थन में उतरी जया बच्चन। कहा ममता के सत्ता में लौटने से बंगाल का तेजी से होगा विकास। बता दें कि प्रख्यात अभिनेत्री एवं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक ऐसी महिला के तौर पर तारीफ की जो सभी अत्याचारों के खिलाफ अकेले लड़ रही हैं। साथ में बच्चन ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बंगालियों को धमकाकर कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। जया बच्चन ने यहां तृणमूल भवन में संवाददाताओं से कहा, मैं ममता बनर्जी का तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सम्मान करती हूं। मैं यहां किसी फिल्म में काम करने नहीं आई हूं। मैं यहां ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करने आई हूं। हमारी समाजवादी पार्टी यहां तृणमूल के तीसरे टर्म के लिए सपोर्ट कर रही है। उन्होंने हाल में ही नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने का जिक्र करते हुए कहा कि उनके ऊपर कई बार हमले किए जा चुके हैं और पैर की हड्डी टूटी है, लेकिन उनके दिल और दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। जया बच्चन यहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए 3-4 दिनों तक प्रचार करेंगी। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि वो बंगाल की धरती की ही है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि मैं इस धरती की महिला हूं, मेरा नाम जया बच्चन है। शादी से पहले मेरा नाम जया भादुरी था। मेरे पिता का नाम तरुण भादुरी है। मैं बंगाल से बाहर रहती हूं, लेकिन हम बंगाली ही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करती है। उनकी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैनर्जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए उन्हें बंगाल भेजा है।
जया बच्चन ने कहा कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बहुत संघर्ष किया है और वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनके जुझारूपन का सम्मान करते हैं। सुश्री बनर्जी की इच्छा बंगाल को विकास में सबसे आगे रखने की है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें बता दें कि दिलीप पाटिल होंगे महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री। सीबीआई जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। बता दें कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद विवादों में घिरे अनिल देशमुख के इस्तीफा देने के बाद अब दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिलीप पाटिल को गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राज्य विधानसभा के 6 बार सदस्य रह चुके दिलीप वलसे पाटिल वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में आबकारी एवं श्रम विभाग के मंत्री का पद संभाल रहे हैं। देशमुख के 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले पर मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से अपना इस्तीफा सीएम उद्धव को सौंप दिया है। इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों पर सीबीआई को 15 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के सीएम को दिए अपने इस्तीफे में अनिल देशमुख ने कहा कि पार्टी हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनका पद पर बना रहना नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा। जबकि एनसीपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शरद पवार और अन्य पार्टी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे इस पद पर और आगे नहीं बने रहना चाहते। पार्टी ने सीएम से अनुरोध किया कि वे अनिल देशमुख का इस्तीफा स्वीकार कर ले। बता दें कि एंटीलिया केस और सचिन वाजे मामले में सरकार की अपेक्षा के अनुरूप नहीं निपटने के बाद परमवीर सिंह को 17 मार्च मुंबई पुलिस का कमिश्नर पद से हटा दिया गया। पद से हटाए जाने के बाद परमवीर सिंह ने 20 मार्च को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपए जुटाने को कहा था। उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास 25 फरवरी को एक संदिग्ध कार मिली थी। इसमें जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई थी। मामले की जांच शुरुआत में मुंबई पुलिस कर रही थी। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। 13 मार्च को सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जिसमें बता दें कि दीदी और दीदी को लेकर टीएमसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा महिला का मजाक बनाना हमारी सभ्यता के खिलाफ। बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर दीदी और दीदी कहकर तंज कसा था। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। ममता सरकार में पंचायती राज मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि मोदी जिस तरह महिलाओं को लेकर तंज कसते हैं वो हमारी सभ्यता के खिलाफ है। सांसद महुआ मित्रा ने कहा कि बंगाल में कुछ लोग होते हैं जिन्हें रॉकेर छेले कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वे लड़के जो सड़क किनारे बैठकर आती जाती हर महिला को दीदी ए दीदी कहकर पुकारते हैं। प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लाखों लोगों के बीच दीदी पर निशाना साधते हैं। वो दीदी और दीदी कहकर ममता को पुकारते हैं। ये यहाँ तक सही है। क्या वो अपनी माँ के लिए ऐसा बोलेंगे, अपनी बहन के लिए बोलेंगे, अपनी प्रत्यक्त पत्नी के लिए बोलेंगे? एक प्रधानमंत्री एक राज्य की सीएम के लिए इस तरह का भाषा इस्तेमाल करे, ये शोभा नहीं देता। पंचायती राज मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने पीएम मोदी जिस तरह महिलाओं को लेकर तंज कसते हैं वो हमारी सभ्यता के खिलाफ है। हमारे यहाँ एक मर्यादा है, लेकिन पीएम मोदी वो तोड़कर महिला के खिलाफ फप्ती कस रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि दीदी आपके एक्शन दिखा रहे हैं कि आप नंदीग्राम से हार रही हैं, कि आपने हार मान ली है। दीदी ओ दीदी अफवाह चल रही है कि आप किसी और सीट से पर्चा भरने वाली हैं, क्या ये सच है? पीएम के इस बयान पर महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट कर कहा था कि हाँ, ममता बनर्जी दूसरी सीट से भी पर्चा भरेंगी और वो सीट होगी वाराणसी। तो जाइए प्रधानमंत्री जी, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, बंगाल में इस बार कौन सी पार्टी सरकार बना रही है? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि देश के कई राज्यों में आंधी पानी की आशंका। हिमाचल में येलो अलर्ट, दिल्ली का चढ़ेगा पारा। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि देश में फिर से आंधी पानी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश की आशंका है, जिसके कारण आईएमडी ने 8 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में मौसम काफी खराब हो सकता है। यहां ओलावृष्टि की संभावना है। विभाग ने कहा कि केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि कश्मीर और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका बनी हुई है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।